नाउ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, सपोज आपकी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, सपोज यहां पे एयर है और यहां पर क्या है, ग्लास, ठीक है, दोनों अलग अलग मीडियम है। तो लाइट रे जब आपकी सपोज इससे इस मीडियम में जा रही है तो क्या होगी, वो थोड़ी सी बेंड हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, बेंड। और इसी बेंडिंग ऑफ लाइट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तो समझ में आ गया, बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। बट ये बेंडिंग होती क्यों है, वैसे तो आपने क्या पढ़ा, लाइट ट्रेवल्स इन अ, तो ये बेंडिंग क्यों हो रही है, अब स्ट्रेट लाइन भी बोल रहे हो और बेंडिंग भी हो रही है, तो कैसे पॉसिबल है ये। अब ये बेंडिंग जो हो रही है ये इसके इंटरफेस पे हो रही है, जैसे ही लाइट रे आपकी एयर से ग्लास में एंटर हो रही है तब बेंडिंग हुई, क्लियर, यानी प्रॉपर डायरेक्शन ही सीधे उसकी चेंज हो गई, क्लियर। वहां से वहां तक, यहां से लेके अगर हम बात करें यहां तक ये स्ट्रेट लाइन में चल रही है, उसके बाद भी यहां पे बेंड हो गई और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन में ही आगे चलती रहेगी, क्लियर। अगर सपोज यहां पे ग्लास नहीं होता तो ये नॉर्मली ऐसे सीधी चली जाती, क्लियर, तो ये इतना बेंड हो गई। अब अगर हमें यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, सरफेस के हमने नॉर्मल बना ली, क्लियर, तो ये कौन सी हो गई हमारी नॉर्मल, और ये कौन सी है, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, क्लियर। अब आपने इवन लॉस पढ़े थे रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड, ठीक है। रिफ्लेक्शन क्या होता था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, उसमें आपकी उसी मीडियम में वापस आ जाती थी, इसमें आगे जा रही है, ठीक है, बेंड हो रही है बट आगे जा रही है, क्लियर। तो एंगल आई आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो बन रहा है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बन रहा है, यहां तक क्लियर है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा था एंगल आई एंगल आर के बराबर होता था रिफ्लेक्शन में, बट यहां पर आपका एंगल आई या तो एंगल आर से छोटा होगा या फिर एंगल आर से बड़ा होगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, बड़ा है कि छोटा है आई वाला, आई बड़ा है एंगल आर से इस केस में, क्लियर। अब इसी केस को अगर हम रिवर्स कर दें, रिवर्स इन द सेंस कि अब अगर आपकी लाइट रे ग्लास से किस में जा रही है, एयर में, तो किस तरफ बेंड होती हुई दिखेगी आपको, एक्चुअल में तो ये जा रही है ये, तो ये क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना बेटा, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो इसमें आपका जो आर वाला एंगल है वो बड़ा हो जाएगा आई से, या आई वाला एंगल आर से छोटा हो जाएगा, क्लियर, किसी भी वे में याद रख सकते हो। तो इसमें क्या कहते हैं, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ध्यान से देखो, ये नॉर्मल थी आपकी, ये एक्चुअल में ऐसे जा रही थी, तो क्या हो गई, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होने लग गई ये लाइट रे आपकी, क्लियर। और इस केस में क्या हो रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल चली गई, ये एक्चुअल में ऐसे जा रही थी, यहां पे दूसरे मीडियम में जैसी एंटर हुई वो नॉर्मल से दूर की तरफ चली गई, क्लियर। अगेन क्वेश्चन वही है, कैसा हो क्यों रहा है, बताओ। मीडियम में ऐसी क्या चीज है कि ये लाइट रे बेंड हो रही हैं, रेयर डेंसर का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना बेटा ये पॉइंट, आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो हर मीडियम में डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, हर मीडियम में डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से ये बेंडिंग हो रही है। अब यहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा थी सपोज, तो ऐसे ट्रेवल कर रही थी, अब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो गई, कम हो गई, कम हो गई तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई वो, क्लियर, यानी उस स्पीड से नहीं चल पा रही है तो इसलिए टुवर्ड्स द नॉर्मल। इस वाले केस में क्या हुआ, अब बताओ, इसमें ग्लास और एयर में से स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा है, एयर में, तो यहां पे तो ग्लास में नॉर्मल ये चल रही थी, जैसे ही वो एयर वाले मीडियम में एंटर हुई स्पीड ऑफ लाइट वहां पे ज्यादा है, तो लाइट एक तरीके से भाग रही है, तो भाग रही है इन द सेंस नॉर्मल से दूर की तरफ हो गई। आया समझ में, रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट, क्लियर। और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसको हम रेयर मीडियम कहेंगे, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। अब आपके पास दो मीडियम है सपोज,
दोनों में आपको स्पीड ऑफ लाइट पता है, जिसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी उसको हम रेयर मीडियम बोलेंगे, और जिसमें कम होगी उसको डेंसर मीडियम। ठीक है, और इसका पूरा वर्ड ऑप्टिकली रेयर मीडियम। लाइट टोटली ऑप्टिक्स में आता है आपका अंडर पार्ट। ठीक है, तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम एंड ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। सेम यहां पर क्या हो रहा था, अच्छा बताओ। अब ग्लास आपके लिए क्या है, ग्लास और एयर में से ग्लास डेंसर है और एयर रेयर है। तो यानी जब लाइट रे रेयर टू डेंसर जाएगी, लाइट रे कहां जाएगी, रेयर टू डेंसर, तो किस तरफ बेंड हो जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल। और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रीजन फॉर रिफ्रैक्शन, डिफरेंस इन द स्पीड ऑफ लाइट। क्लियर हो गया बेटा। और ये फिनोमेना आप कहां कहां देखते हो, ऑब्जर्व। रिफ्रैक्शन नॉर्मली कहां कहां आपने देखा हुआ है, याद करो। पानी में, ठीक है, ग्लास की जगह हम यहाँ पे वाटर भी बोल सकते हैं, और भी कोई मटेरियल्स हो सकते हैं बेटा, इवन डायमंड्स भी हो सकते हैं। डायमंड में भी आपने देखा ना, ग्लो होते हैं डायमंड। क्यों, क्योंकि लाइट रे उनके अंदर ट्रैप हो जाती है। ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे फर्दर। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा होता है, तो वो बहुत ज्यादा बेंडिंग ऑफ लाइट रे करता है, जिसकी वजह से लाइट अंदर ही अंदर घूमती है और अंदर आपको ज्यादा लाइट रे दिखती है, इसलिए वो आपको ग्लो करता हुआ दिखता है। ठीक है, शाइन करता हुआ, लाइक मतलब उसके अंदर लाइट रेज है। तो आया समझ में। नाउ किस पॉइंट पे थे, और वाटर में, हाँ, रिफ्रैक्शन कहां कहां नॉर्मली प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हो आप। स्विमिंग पूल में आपका जो सरफेस होता है वो ऊपर उठा हुआ दिखता है। क्लियर। या नॉर्मली भी घर जाके एक ग्लास पानी का लेना, ठीक है, और उसमें एक पेंसिल डुबो देना आधी, तो आपको अगर साइडवेज देखोगे तो पेंसिल आपको बेंड मिलेगी, दिखेगी, मतलब मिलेगी तो नहीं, ठीक है, दिखेगी, निकालोगे तो वापस सीधी मिलेगी। क्लियर। तो ये रिफ्रैक्शन, क्योंकि जब हम लाइट, वाटर के थ्रू लाइट आ रही है हमारी, तो वाटर से एयर में लाइट रे आ रही है, तो वो बेंड होते हुए आ रही है। क्लियर। जैसे यही बात हमने करी, ग्लास से एयर में आ रही है या वाटर से एयर में आ रही है। एयर हमेशा सबसे रेयर मीडियम है। क्लियर। एयर, और सबसे ज्यादा लाइट रे इवन अगर हम बोले तो वैक्यूम की है, और वैक्यूम और एयर दोनों में नियरली सेम है, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर। तो बाकी जितने भी मीडियम अगर हम एयर के रिस्पेक्ट में लेंगे तो वो डेंसर ही बनेंगे, क्योंकि एयर वहां पे रेयर हो जाएगा। बट अगर हम ग्लास और वाटर में से बोल रहे हैं तो पहले हमें उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखना होगा, फिर हम बताएंगे, या हमें उनकी स्पीड ऑफ लाइट देखनी होगी, तब हम बता सकते हैं कौन रेयर है और कौन डेंसर है उसमें। क्लियर हुआ। बट एयर के साथ किसी को कंपेयर कर रहे हैं तो हमेशा एयर रेयर होगा। क्लियर। तो अब देखो, जब पेंसिल की जैसे मैंने बात बोली, तो पेंसिल से लाइट रे ऐसे निकलती हुई आपके पास ऐसे आ रही है, तो अब आप इसको सीधा करके देखोगे तो आपको पेंसिल थोड़ी सी बेंड दिखेगी, यानी एक्चुअल पेंसिल ये थी, आपको यहां पे दिख रही है। क्लियर। तो वो आपको बेंड दिखेगी। और कहां आपका रिफ्रैक्शन ऑब्जर्व कर सकते हो, बताओ। स्विमिंग पूल बता दिया, और कहां कहां, बाउल, तो बाउल भी तो वही हो गया। नाउ रेक्टेंगुलर ग्लास लैब। अब रेक्टेंगुलर ग्लास लैब क्या है, कभी लैब में जाना, फिजिक्स लैब में ध्यान से देखना, एक रेक्टेंगुलर ग्लास लैब क्यूबॉइड शेप में आपको वहां मिलेगा। क्लियर। अब उसमें क्या होता है, आपके जो फेसेस होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, ये फेसेस। अब लाइट रे सपोज यहां से एंटर हो रही है इसमें, अब क्या ये ग्लास है, ठीक है, बाहर क्या है, एयर। तो अगर लाइट रे एयर से ग्लास में जा रही है तो किस तरफ बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमने नॉर्मल बना ली। क्लियर। तो अब टुवर्ड्स द नॉर्मल थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड हो गई, एक्चुअल ये ऐसे जाती। क्लियर। तो ये आपका आर हो गया और ये एंगल आई हो गया। अब यहां पे अब क्या होगा, ग्लास से वापस किस में जा रही है, एयर में, तो क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर। तो ये आपका ये वाला देखो, ये वाला एंगल आर ही हो जाएगा इसके ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इस एंगल को फाइनली हम बोलेंगे एंगल ऑफ इमरजेंस, और इस रे को क्या बोलेंगे, इमरजेंट रे। फाइनल रे जो आपकी निकल रही है दैट इज इमरजेंट रे। ठीक है।
और ये जो आपकी इंसिडेंट रे आ रही है बीच में कौन सी हो गई, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, ये वाली जो रे है वो रिफ्रैक्टेड रे हो गई आपकी। नाउ अब ध्यान से देखो, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे ये आपको दोनों आपस में पैरेलल दिखने लगेंगी। क्लियर, ये दोनों आपकी पैरेलल हो गई। अब ऐसा क्यों हुआ, उसका रीजन बताओ क्या है। देखो अब यहां पे दो बार रिफ्रैक्शन हो रहा है, एक बार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है और एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और मीडियम्स वही है, यानी एयर से फाइनली एयर में पहुंच गई। क्लियर, और ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल है, यानी इसने जितना डिग्री अंदर की तरफ बेंड किया होगा उतना ही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रिवर्सिबिलिटी मतलब उतना ही उसने बाहर की तरफ भी बेंड किया जब वो दूसरे एंड से निकली। तो इसलिए पोजीशन अलग हो गई बट डायरेक्शन दोनों की सेम है और आपस में क्या हो गए, पैरेलल हो गए, और इनके बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे, लेटरल डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्चुअल लाइट रे इतनी इससे डिस्प्लेस हो गई। क्लियर हुआ पॉइंट, कि पैरेलल भी क्यों है, क्योंकि फेसेस आर पैरेलल, सो आपकी यहां पर क्या हो गई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, जितना अंदर की तरफ बेंड हुआ उतना ही बाहर की तरफ बेंड हो गया। अब एक और एग्जांपल हम इवन रिफ्रैक्शन का ले सकते हैं, प्रिज्म में। प्रिज्म देखा सबने, अब प्रिज्म में अगर आपकी लाइट रे पास हो रही है तो कैसे होगी, देखो ट्रायंगुलर प्रिज्म बेटा, ठीक है, तो इसमें आपके जो फेसेस हैं वो कैसे हैं, क्या पैरेलल है आपस में, नहीं। अब यहां पे सपोज लाइट रे एंटर हो रही है प्रिज्म में, तो नॉर्मल हमने पहले ये बनाया, अब किस तरफ बेंड होगी ये, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स, क्यों, क्योंकि बाहर तो नॉर्मली एयर ही है और अंदर ग्लास हो गया, तो ग्लास डेंसर होगा आपका एयर के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो किस तरफ बेंड हो जाएगी, एक्चुअल तो ये ऐसे जानी चाहिए थी बट ये टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी, मतलब ये आपका एंगल, सॉरी ये वाला एंगल आर बनेगा और ये आपका आई हो गया, वो एक्चुअल रे जा रही है बेटा, टुवर्ड्स दी नॉर्मल बेंड हुई, नीचे की तरफ हो गई। क्लियर, अब यहां से बाहर फिर निकलेगी तो ये वैसे तो स्ट्रेट जानी चाहिए, अगर मतलब यहां पे कोई भी फेस नहीं होता तो, ठीक है, बट यहां पर अब क्या होगा, अब ग्लास से किस में जा रही है, एयर में, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल, मतलब अब इसकी नॉर्मल हमने ये बनाई, ये नॉर्मल आपकी, तो एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, ये ध्यान से देखना बेटा, ये नॉर्मल है और एक्चुअल में ऐसे जानी चाहिए थी, तो अवे फ्रॉम दी नॉर्मल तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, नीचे जाएगी, यानी नॉर्मल से दूर हो गई। ये आया ये पॉइंट समझ में बेटा, यहां पे एंगल ऑफ इमरजेंस हो जाएगा आपका। क्लियर, और इसको फर्दर अगर हम आगे बढ़ाएं तो यहां पे जो एंगल बन रहा है, ध्यान से देखो, ये एक्चुअल इंसिडेंट रे थी और ये फाइनल इमरजेंट रे है आपकी, तो इसके बीच में जो एंगल बन रहा है ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन, कि आपकी लाइट रे एक्चुअल में ऐसे जा रही थी, फाइनल कैसे चली गई, ऐसे, यानी कितना एंगल उसके बीच में बन गया, दैट इज डेविएशन, कितना डेविएट हो गई वो अपने पाथ से। क्लियर, ऐसे जा रही थी, फाइनली ऐसे चली गई वो। क्लियर, तो ये इसके बीच में जो एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहां पे पैरेलल क्यों नहीं हो गई, क्योंकि यहां पे जो फेसेस थे जो रिफ्रैक्शन करवा रहे थे वो आपस में पैरेलल नहीं थे। ये आप इवन फर्दर ह्यूमन आई वाले चैप्टर में आपका टॉपिक है प्रिज्म का, उसमें पढ़ोगे, बट रिफ्रैक्शन से रिलेटेड था इसलिए बता दिया मैंने। क्लियर है बेटा ये पॉइंट भी, नाउ रिफ्रैक्शन क्लियर हो गया, डेंसर से रेयर में जाएगी तो किस तरह बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रेयर टू डेंसर जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ दो लॉज आपके रिफ्रैक्शन के, अब पहला लॉ तो आपका वही है बेटा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस अगेन वही है बेटा आपका, जहां पे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है सरफेस पे, उसी को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्लियर, सेकेंड लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जिसको हम स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं क्योंकि उन्होंने दिया था, दैट इज
द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। अभी मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में आगे फर्दर पढ़ोगे आप, साइन थीटा कॉस थीटा यूज किया जाता है। तो यहाँ पे साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब किसी ना किसी एंगल के बेसिस पे रेशियो ली जाती है। क्लियर? तो साइन आई की रेशियो विद रिस्पेक्ट टू साइन आर इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया एंड फॉर अ गिवन कलर ऑफ लाइट। यानी आपकी साइन आई अपॉन साइन आर की जो रेशियो है गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब जैसे वाटर और ग्लास में हमने बोला कि ये रेशियो इतनी आ रही है, तो वो रेशियो हमेशा वाटर और ग्लास में उतनी ही रहेगी। एंगल चेंज होते रहेंगे, आई और आर चेंज होता रहेगा, बट रेशियो उनकी जो सॉल्व करने पर आएगी साइन आई अपॉन साइन आर की, वो कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? वो फिक्स्ड रहेगी आपकी। क्लियर? और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? और आपकी रिफ्रैक्शन बेटा याद रखना कलर ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है। अभी हम जनरली व्हाइट कलर्स की बात कर रहे हैं नॉर्मली। क्लियर? तो ये जो हम बात कर रहे हैं व्हाइट कलर्स, अगर आपके सपोज व्हाइट कलर भी जैसे आपको पता है क्या होता है, 7 कलर से कंपोज होता है सनलाइट की अगर हम बात करें, तो प्रिज्म में आप देखोगे 7 कलर भी अलग अलग डेविएट करेंगे। अलग अलग डेविएट करेंगे क्या मतलब? क्योंकि सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। इस कांस्टेंट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा, तो सब अलग अलग तरीके से बेंड करेंगे, कोई ज्यादा बेंड करेगा, कोई कम बेंड करेगा कलर। क्लियर? तो इसलिए यहां पे स्नेल्स लॉ में कलर ऑफ लाइट भी इंक्लूड किया है कि आपकी अगर मतलब एक सिंगल कलर ऑफ लाइट है तो उसके लिए आपका ये रेशियो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है? अलग अलग कलर के लिए रेशियो भी अलग अलग हो सकती हैं। क्लियर? प्रिज्म में कई बार देखा नहीं रेनबो आपका कैसे फॉर्म होता है? रेनबो तो सबने देखा हुआ है ना? तो रेनबो में कितने कलर दिखते हैं? 7। कौन कौन से? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। क्या नहीं पता? वेब ग्योर शॉर्टकट याद रखने का। ठीक है? और ऑर्डर में रेड सबसे कम बेंड होता है बेटा, और वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होता है। ठीक है? दैट्स वाई सनराइज और सनसेट के टाइम पे आसमान कैसा दिखता है? ऑरेंज और रेडिश कलर का। ठीक है? नाउ क्लियर हो गया रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज। अब ये जो हमने बोला साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है? इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं? किस नाम से? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? अब अगर हम सपोज पहले वाले मीडियम को एयर कर दें, यानी एयर से किसी दूसरे मीडियम में लाइट रे जा रही है, तो इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे। अगर हम पहला वाला मीडियम कौन सा ले लें? एयर या वैक्यूम बोले, बात बराबर है, याद रखना बेटा। एयर और वैक्यूम आर सेम थिंग फॉर रिफ्रैक्शन। क्लियर? क्योंकि दोनों में स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। स्पीड ऑफ लाइट, साउंड की स्पीड आपको पता है, लास्ट ईयर पढ़ी थी आपने, कितनी होती है? अराउंड अराउंड 330 मीटर पर सेकेंड। ये फिनोमेना तो सबको पता है ना, लाइटनिंग होती है तो पहले क्या दिखता है? साउंड आती है, लाइट दिखती है? लाइट दिखती है। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड ज्यादा है। साउंड हमें बाद में सुनाई देता है, और साउंड 2-3 बार सुनाई दे जाता है, लाइट तो एक ही बार दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि टकराता है, रिवर्बरेशन था ना वो, रिवर्बरेशन और एको आपका वहां पे प्रोड्यूस होता है। ठीक है? इसलिए थंडरिंग ज्यादा सुनाई देती है, लाइटनिंग इतनी नहीं दिखती। ठीक है? नाउ स्नेल्स लॉ क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हम और किसी तरीके से भी निकाल सकते हैं? अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब यहां पे तो हमने एंगल बोल दिया, एंगल कई बार मेजर करने या एंगल इसकी वैल्यू निकालनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का कैसे निकाल सकते हैं? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक और फॉर्मूला है आपके पास, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। क्लियर? अब यही चीज जो भी मैंने बोली थी, अगर मीडियम 1 हमारा एयर हो जाए तो स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या बोल देंगे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है?
अगर आपका मीडियम 1 एयर हो जाए तो आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाएगा। अगर एयर के अलावा कुछ और हुआ तो इट मींस रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा। क्लियर? क्या हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी मीडियम 1 मीडियम 2 कुछ भी अलग अलग है अदर देन एयर, तो आप उसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलोगे। क्लियर? अब फॉर एग्जांपल चलो किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल के देखते हैं। सपोज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर में दी हुई है 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अब हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर निकालना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं बेटा, एन से, ठीक है, या म्यू से भी कर सकते हैं। म्यू सिंबल चलो छोड़ दो, रहने दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन से। अब यहां पे हम देखो जिसका भी निकाल रहे हैं, अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो सीधे एन डब्ल्यू लिख देंगे। एन डब्ल्यू स्टैंड फॉर वाटर, मतलब जिसका निकाल रहे हैं उसका लिखेंगे, एयर को वहां मेंशन नहीं करेंगे। बट अगर सपोज दो मीडियम है आपके पास, दोनों अदर देन एयर है, तो मीडियम 1 यहां ऊपर लिखेंगे इसमें और मीडियम 2 इसके नीचे की तरफ, ऐसे लिखेंगे मीडियम 1 टू मीडियम 2। क्लियर? लाइट रे जिस वे में ट्रैवल कर रही है। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डब्ल्यू स्टैंड फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू अपने आप वो एयर हो गया, अगर कुछ और नहीं लिखा है ऊपर तो। क्लियर? तो यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डालना है आपको और नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। सो एयर में क्या है 3 इंटू 10⁸ और वाटर में 2 इंटू 10⁸। ये कट गया, क्या आ गया 3/2, और इसकी कोई भी यूनिट होगी या नहीं होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ऐसा यूनिट नहीं होगी, बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटीज। अगर किसी कोई चीज रेशियो है सेम क्वांटिटी की तो उसकी यूनिट्स नहीं होती। क्लियर? इवन मीटर पर सेकंड दोनों में डालोगे तो कट गए ना वो ऊपर नीचे, तो कोई भी यूनिट नहीं बची। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या आ गया देखो 1.5। क्लियर? तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो वो 1 आएगा, और बाकी जितने भी मीडियम है उन सबका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ऊपर ही आएगा। और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, आप ध्यान रखना बेटा ये पॉइंट, हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइयर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट। हाइयर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाइयर विल बी द, या मोर विल बी द बेंडिंग ऑफ लाइट। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी लाइट रे आपकी ज्यादा बेंड होगी। क्लियर? आया समझ में? अब डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बुक में आप चेक करोगे तो कितना दिया हुआ है देखो 2.42। क्लियर? तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है। क्लियर? जिसकी वजह से डायमंड में ज्यादा बेंड होती है लाइट रे, जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, और अंदर ही अंदर वो घूमती रहती है, इन द सेंस बाहर भी नहीं निकल पाती है जनरली। क्लियर? जिसकी वजह से आपको वो ग्लो करता हुआ दिखता है। ठीक है? अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आप स्पीड ऑफ लाइट का कैसे पता लगा सकते हो, वो भी इसी का रिवर्स। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, स्पीड ऑफ लाइट निकाल दोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वहां शिफ्ट करके। ठीक है? और दूसरी चीज, अब सपोज हमारे पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.7 और 1.9। अब मैंने आपसे पूछा कि इन दोनों में से स्पीड ऑफ लाइट किस में ज्यादा होगी, बताओ। 1.7 वाले में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। जितना कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी, याद रखना। क्लियर? और जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा बेंडिंग होगी लाइट रेज की वहां पे। क्लियर? उतनी ज्यादा लाइट रे बेंड होगी आपकी, बट स्पीड ऑफ लाइट उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता जाएगा स्पीड ऑफ लाइट उतनी कम होती जाएगी। क्लियर ये पॉइंट? ना एग्जाम्पल ध्यान से देखो बेटा, एग्जाम्पल दिया नहीं दिया इसमें, सीधे क्वेश्चन आंसर्स में ये टेक्स्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 176 पे क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं। ठीक है? देखो पहले तो आपका नॉर्मल ही है, अगर रे ऑफ लाइट, पेज नंबर 176 पे बेटा इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, पहला क्या गिवन है, अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर ऑब्लिकली इनटू वाटर। एयर से कहां जा रही है, वाटर में, तो किस तरफ बेंड होगी, एयर टू वाटर जा रही है, तो एयर क्या रेयर
रेयर टू डेंसर, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। और वाई रीजन लिख दोगे ना, बिकॉज इट हैज मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। सेकेंड, या एयर इज रेयर मीडियम एंड वाटर इज डेंसर मीडियम। सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, सेम ही क्वेश्चन हो गया, एयर टू ग्लास, मतलब यहां पे वाटर लिया था हमने, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना ही दिया हुआ है, तो हम डायरेक्टली देखो यहां पे 1.5 लिख देंगे और यहां पे ग्लास है आपका। ठीक है। एयर की वैल्यू डाल देंगे 3 × 10⁸ जो हमें पता है, ग्लास को उधर शिफ्ट कर देंगे, 1.5 इधर लाके डिवाइड कर देंगे। आया समझ में? यहां पे 3 × 10⁸ और 1.5 इधर शिफ्ट कर दिया, और यहां पे स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास निकल जाएगी सबकी। सो कितनी आ जाएगी? ये इससे डिवाइड हुआ डायरेक्ट 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि यहां पे तो हम क्या बता रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट, तो उसकी तो यूनिट है ना। ठीक है। थर्ड, फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3 द मीडियम हैविंग हायर ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा हो उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। क्लियर? कौन? डायमंड। और लोवेस्ट एयर। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, कैरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर, इन तीनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ध्यान से देखो और उस बेसिस पे बताओ किसमें स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज्यादा होगी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा। तो ध्यान से देखो पीछे, कैरोसिन, टर्पेंटाइन और वाटर। तो वाटर में बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगी। क्लियर? नहीं, याद नहीं रखना, वहां पे आपको ऐसे दिए होंगे वैल्यूज, जैसे मैंने अभी यहाँ पे वैल्यू दी थी ना आपको, वैसे ही आपको एग्जाम में वैल्यूज गिवन रहेंगी, उस बेसिस पर आपको डिसाइड करना होगा। क्लियर? नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, अगेन वही, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड बताया था 2.42, तो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन? अब स्टेटमेंट क्या हो जाएगी इसमें कि 2.42 टाइम्स क्या होगी स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में कम हो जाएगी। देखो 2.42 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यहां पे पुट कर दिया आपने, और स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड निकालोगे तो यहां पे एयर में डिवाइड हो जाएगा आपका 2.42, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ये स्टेटमेंट है, ये मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। क्लियर? आया समझ में? डन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नाउ नेक्स्ट क्लास में फर्दर हम रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज करेंगे।